हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और आज हमारी क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम पढ़ेंगे भूमिगत जल द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसके द्वारा कैसे कैसे अलग अलग शेप की जो स्थलाकृतियाँ वो बनती हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये है ये भूमिगत जल यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो पृथ्वी के अंदर आता कहाँ से है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर ये जो नदियाँ होती हैं और बारिश होती रहती है, तो नदियों का पानी और वर्षा का पानी जो है वो जो कोमल चट्टानें होती हैं उनके बीच में जैसे छोटे छोटे संधि सी या फिर रंध्र से होते हैं, उनके द्वारा वो रिस रिस के और पृथ्वी के नीचे की तरफ जाता रहता है। तो उसी पानी को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ये पानी है ना, ये अपने साथ साथ जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, इस तरह के जो भी ये चीज़ें हैं इनको एक विलयन सा बना लेता है, जैसे घोल सा बना लेता है और वो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर रिसता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए कि जो ये हमारी पृथ्वी के अंदर अगर मान लो कैल्शियम यानी कि चूना युक्त जो पानी है वो ज़्यादा चला गया और फिर वहाँ पे क्या होगा कि उसका कार्बनीकरण हो जाएगा, तो क्या होगा, जो पानी है ना वो तो जल वाष्प बन जाएगा और जो ये जो चूना था, जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा थी जो ये अधिक हो जाएगी, तो फिर उसके निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी ना उसको कहेंगे कास्ट स्थलाकृतियाँ। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कास्ट स्थलाकृति जो है ये वर्ड पूर्वी एड्रियाटिक तट के बाल्कन क्षेत्र में काफ़ी कास्ट स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, वहीं से लिया गया है। कहाँ पे मिलती हैं ये कास्ट स्थलाकृतियाँ? पूर्वी एड्रियाटिक तट के बाल्कन क्षेत्र में। आगे है फ्रेंड्स, जो चूना युक्त जो चट्टानें होती हैं वहाँ पे जो वर्षा जल होता है उसका प्रभाव अधिक पड़ता है, क्योंकि जो वर्षा का जो जल होगा उसमें क्या होगा, CO2 की मात्रा अधिक होगी और जो फिर क्या करेगा, ये आपस में क्रिया करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। फिर क्या है कि जो भूमिगत जल है उसके अपर्दन और निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपर्दन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियाँ। इसमें क्या है कि फर्स्ट होगा ये है विलय रंध्र। इसमें क्या होगा कि जो भूमिगत जल होता है ना उसमें जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं तो उससे ही अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। फर्स्ट होगी जो विलय रंध्र। इसमें क्या है कि कहीं चूना या फिर डोलोमाइट की चट्टान है तो उसके तल पर जल की घुलन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे मध्यम आकार के जो गोल और ऊपर से उथले हुए से रंध्र दिखाई देंगे, इनको कहा जाता है विलय रंध्र। कैसे? या तो चूना होगा या फिर डोलोमाइट की जो चट्टानें होंगी उनके तली में, जहाँ पे जो मान लो उसकी तली में क्या होगा कि जल होगा, तो जल और जो ये चूना होगा ये आपस में क्रिया करेगा और छोटे छोटे आकार के या फिर मध्यम आकार के गोल तथा ऊपर से उथले हुए रंध्र या विलय रंध्र दिखाई देंगे। ये इस तरह से इनको कहेंगे विलय रंध्र। ये देखिए, मान लो यहाँ पे ये था, यहाँ पे चूना था और यहाँ पे पानी है, तो ये आपस में क्रिया करेंगे ना तो क्या होगा, धीरे धीरे इनमें होल होता जाएगा, रंध्र होते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है घोल रंध्र। घोल रंध्र में क्या होता है कि जो चूना या डोलोमाइट या फिर जो जिप्सम की चट्टानें होती हैं ये बिल्कुल खड़ी संधियाँ होती हैं, इनमें क्या होता है, खड़ी संधियाँ होती हैं इनमें, तो जिससे क्या होगा कि जो CO2 जो ये गैस है उस जो पानी में घुली हुई है वो और ये चूना ये आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, वो जो चूना था वो धीरे धीरे क्या बनाता जाएगा, यहाँ पे पानी और जो चूना है वो क्या करेगा, यहाँ पे छेद बना देगा वहाँ पे सतह के ऊपर, फिर क्या बन जाएगा, घोल रंध्र बन जाएगा। कैसे बनेगा फ्रेंड्स, देखो मान लो ये वाटर है और इसके अंदर CO2 भी मिली हुई है और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था चूना, तो जो CO2 और चूना और ये वाटर है ये आपस में जब क्रिया करेंगे धीरे धीरे तो यहाँ पे रंध्र बनते जाएंगे। यहाँ पे रंध्र बनेंगे तो इन्हीं छोटे छोटे रंध्रों को हम क्या कहते हैं, घोल रंध्र। घोल रंध्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी, CO2 और ये जो चूना था इनके घोल से और आपस में क्रिया करने से बना है,
ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं डोलाइन। जब कोई घोल व विलयरंध्र मिल जाए तो इनके नीचे गुफा बन जाती है। अभी अभी हमने पढ़ा विलयरंध्र और घोलरंध्र। अगर मान लो घोलरंध्र और विलयरंध्र आपस में मिल जाए तो इनके नीचे क्या होगा कि गुफा बन जाएगी। और जब ये गुफा बनेगी तो इसको तो हम कहेंगे कंदरा, जैसे कंदरा को हम गुफा भी बोलते ही हैं। तो जब ये जो कंदरा होती है ये नष्ट हो जाए, यानी कि मान लो गुफा कैसे होगी, इस तरह से होगी, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये जगह खाली होगी। और जब ये नष्ट हो जाए, यानी कि ये ऊपर वाली जो इसकी छत है ये चली जाए, मतलब अपरदित हो जाए, तो क्या होगा, तो एक बड़ा सा छेद दिखाई देगा। कैसे देगा, ये देखिए, ये ऊपर की छत हटने के बाद जो ये वाला इस तरह से ही तो दिखाई देगा ना। पहले यहाँ पे छत थी, ये हट गई थी। जब ये छत हट जाएगी तो ये बड़ा सा छेद दिखाई देगा। इसी को ही कहेंगे डोलाइन। डोलाइन को और क्या कहते हैं, निपात रंध्र भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गुफा के नष्ट होने से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, डोलाइन का दूसरा नाम है निपात रंध्र, और इसका एग्जाम्पल है यूरोप की पिरेनीज। यूरोप की पिरेनीज, ठीक है फ्रेंड्स। ये बना किस किस से है, विलयरंध्र और घोलरंध्र के मिल जाने से क्या बना है, डोलाइन बना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला, युवाला या फिर घाटी रंध्र। युवाला या फिर घाटी रंध्र क्या होता है, ये देखो, जब भूमिगत जल के द्वारा दो या दो से ज़्यादा डोलाइन अपने किनारों का अपर्दन कर दें तो एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, जो युवाला या फिर घाटी रंध्र कहलाता। अब आप ये देखो, जब गुफा थी, ये मान लो ये कोई भी गुफा थी, इस गुफा की छत हटने से क्या बना था, डोलाइन बना था। और जब ये डोलाइन है, ये डोलाइन मान लो ये बन गया यहाँ पे, और ये इस तरह से था, तो और जब ये अपनी इन दीवारों को काट देगा तो ये क्या बनेगा, ये बहुत बड़ा सा गड्ढा सा दिखाई देगा, बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देगा। उसी को ही हम युवाला कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है पोनोर। पोनोर में क्या होता है, जब युवाला में भूमिगत जल इकट्ठा हो जाता है तो अपर्दन में तेजी आ जाती है, अनेक युवाला बनने लग जाते हैं। ये देखो, मान लो जब ये युवाला है, ये बहुत बड़ा गड्ढा है एक, और क्या होगा, इसमें पानी आके और ये भरता जाएगा, तो पानी अपने साथ और भी चीज़ें लेके आएगा ना, जैसे मिट्टी वगैरह। जैसे इसमें क्या था कि वो चूना पत्थर वगैरह लेके आ रहा था, डोलोमाइन लेके आ रहा था, तो क्या होगा, ये यहाँ से इसको काटना शुरू कर देगा, और जब तेज़ी से इसका अपर्दन होता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से अपर्दन हुआ और ये एक और गड्ढा फिर यहाँ से भी होगा। इसी तरह ये बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्हीं को ही कहेंगे पोनोर। और जब ये मिल से जाते हैं और बीच बीच में इनका अपर्दन भी होता रहता है, तो ये एक सुरंग की तरह दिखाई देते हैं। मान लो ये युवाला बन गए और ये बीच की इनकी दीवार कटती जाए तो ये एक टनल की तरह दिखाई देने लग जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है कंदरा। कंदरा में क्या है फ्रेंड्स, ये देखो, चूना पत्थर चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान है। मान लो कोई चूना पत्थर की ये चट्टान है और इसके ऊपर एक कठोर चट्टान है, तो और जो ऊपर से जो भूमिगत जल बहता हुआ आ रहा है, तो वो क्या करेगा, जो चूने पत्थर की जो चट्टान है उसको अपने अंदर घोल लेगा, तो ऊपरी जो कठोर चट्टान है वो बच जाएगी। वो बचेगी तो क्या होगा, जब जो कठोर चट्टान है वो अंदर ही अंदर काफ़ी लंबी गुफा बना लेती है। ये देखो, मान लो ये चूने पत्थर की एक सतह ये होगी चूने पत्थर की, ठीक है, और इसके ऊपर होगी कठोर चट्टान, और ऊपर से आ रहा है जल, तो कठोर चट्टान को तो इतना अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो नीचे जाएगा तो क्या होगा कि जो ये चूना पत्थर की जो चट्टान थी वो धीरे धीरे उसके अंदर विलय हो जाएगी, घुल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये विलय हो जाएगी तो ये ऊपर वाली तो ऐसे की ऐसे ही खड़ी रहेगी ना, तो ये क्या दिखेगी, यहाँ से इसके नीचे से तो ये बह के अपरदित होके चली गई और ऊपर वाली खड़ी रहेगी, तो ये एक गुफा की तरह दिखाई देगी। इसी को ही हम कहेंगे कंदरा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्राकृतिक पुल, या फिर ये देखिए यहाँ पे प्राकृतिक पुल में हम क्या करते हैं कि जब धीरे धीरे कई जो गुफाएं होती हैं, वो कठोर चट्टानें भूमिगत जल द्वारा गुफा की जो छत होती है उसका कुछ भाग नीचे गिर जाता है। ये देखो, मान लो ये गुफा बन गई थी, हमने ये गुफा बनी थी, इसके नीचे की जो वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत थी उस चूने पत्थर की, वो मान लो
टूट के और पानी के साथ घुल गई थी, तो एक गुफा बन गई थी। और जो गुफा है, जब जो इसकी जो छत है, इसका कुछ भाग नीचे की, ये छत थी, इसका कुछ भाग नीचे की ओर टूट के गिरने लग जाता है धीरे धीरे, लेकिन कुछ भाग जो है वो अटका रह जाता है। तो ये जो अटका रहने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये छोटा पार्ट हो जाएगा, तो ये क्या एक पुल की तरह दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं। जो प्राकृतिक पुल है उसमें क्या होता है कि जो कंदरा थी, जो गुफा थी, उसकी छत का कुछ भाग होता है ना, वो धीरे धीरे अपरदित होके पानी के द्वारा और नीचे गिर जाता है, लेकिन कुछ भाग ऐसे का ऐसे जो का त्यों खड़ा रह जाता है। उसी भाग को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक पुल कहते हैं। प्राकृतिक पुल का क्या काम होता है कि उसको एक मार्ग की तरह यूज़ करने लग जाते हैं फिर आने जाने के लिए। अगला है राजकुंड। राजकुंड में क्या है, जो युवाला से बड़ी आकृति का होता है। ये जो राजकुंड है ये युवाला से बड़ी आकृति का होता है। जैसे कि 3-4 युवाला मिल जाए ना, तो तब बनता है राजकुंड। और इसका एग्जाम्पल है यूरोप में पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में 65 किलोमीटर लंबा और 5 से 11 किलोमीटर की चौड़ाई का राजकुंड स्थित है। आगे देखते हैं चूर्णकूट। चूर्णकूट में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चूना पत्थर है वो भूमिगत जो घुलकर पानी के साथ जाके और बारीक छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। जैसे मान लो ये चूना पत्थर है, पानी आया और ये छोटे छोटे टुकड़ों में जा टूट टूट के पानी के साथ और जो बारीक मिट्टी थी ना, मिट्टी के महीन कणों में बदल जाता है। जैसे चूना पत्थर है, कहीं भी पानी आ रहा है और भूमिगत हो रहा है वो पानी, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी के साथ घुल के और नीचे की तरफ रिसता हुआ चला जाता है। तो क्या होता है फिर, जब ये रिसेगा तो क्या होगा, रिसने के बाद ये भूमि के अंदर जाएगा और कुछ तो उस पानी में घुल के आगे की ओर बह जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा भाग होगा जो पानी में नहीं घुलेगा और छोटे छोटे नुकीले पदार्थों में शंकुनुमा, जो ये शंकुनुमा टीलों के रूप में जमने लग जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, जो बिल्कुल महीन कण थे ना, ये धीरे धीरे जम जम के और टिल्ले का रूप धारण कर लेंगे, छोटे छोटे टिल्लों का। इसी को ही कहेंगे चूर्णकूट, यानी कि जो भी चूर्ण, जैसे मिट्टी को हम ज़्यादा ही बारीक कर दें तो वो क्या चूर्ण की तरह दिखाई देने लग जाएगा ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चूर्णकूट। और इसका एग्जाम्पल है युगोस्लाविया में चूर्णकूट को क्या कहते हैं, हम्स कहते हैं। युगोस्लाविया में चूर्णकूट को हम्स कहते हैं, और क्यूबा में मोगोटस कहते हैं, और फ्रांस में क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। देखिए, युगोस्लाविया में चूर्णकूट को कहते हैं हम्स, क्यूबा में कहते हैं मोगोटस और फ्रांस में कहते हैं ब्यूट। ये देख लीजिए, ये इस तरह से इसकी आकृति दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं हम कास्ट स्थलाकृतियाँ। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये कास्ट स्थलाकृतियाँ जो हैं ये 3 तरह की हैं। इसमें हम पहली पढ़ते हैं धस्ती निवेशिका, यानी कि सिंकिंग क्रीक। सिंकिंग में क्या होगा, इसमें जैसे कोई भी छोटी नदी होगी ना, वो ग्राउंड वाटर यानी कि ग्राउंड के नीचे चली जाती है धीरे धीरे करके, यही बस होती है धस्ती हुई निवेशिका। इसको हम एक बार देख लेते हैं। फिर भी जब बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य छेद बन जाते हैं, यानी कि घोल रंध्र बन जाते हैं, तो क्या बनता है, भूमिगत जो स्थलाकृतियाँ हैं वो एक छलनी की तरह दिखाई देने लग जाती हैं। आगे हम देखेंगे इसको इसमें डायग्राम में। लेकिन क्या होगा कि छोटे छोटे घोल रंध्र से होंगे तो ये क्या है, एक छलनी की तरह दिखाई देने लग जाते हैं, और इनका आकार होता है एक कीप की तरह, जैसे कीप की तरह इसका आकार होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इन रंध्रों से जब छोटी नदियों का जो जल है वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता है, और वो नदियाँ आखिर में क्या हो जाती हैं, एक कठोर चट्टान आएगी, उसके ऊपर वो पानी रुक जाएगा, उसके ऊपर पानी रुकेगा और वो पूरी की पूरी जो नदी थी वो रिस के और भूमि के नीचे चली जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सिंक कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में, ये देखो, मान लो कोई छोटी नदी है, ये बह के आई और ये हैं घोल रंध्र, इनके द्वारा धीरे धीरे पानी है ये भूमिगत होता चला गया और लास्ट में आके ये नीचे ये कोई कठोर चट्टान है और यहाँ पे ये पानी रुक गया। इसी को ही हम कहते हैं सिंक, और ये क्या कहलाती है, धस्ती निवेशिका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है शुष्क या फिर अंधी घाटी। सेकंड देखिए फ्रेंड्स आप, ये शुष्क या अंधी घाटी, इसमें क्या होगा
कि देखो जो पहले जो वो निवेशिका वाली थी उसमें बिल्कुल लास्ट में जाके और जो भूमिगत जो जल था वो एक कठोर चट्टान पर रुका था जिसको हमने बोला था सिंक, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जो ये पानी है ये भूमिगत जो हो गया तो क्या हो गया कि हमारी जो ग्राउंड के ऊपर पृथ्वी की सतह के ऊपर जो वो छोटी सी सरिता थी, छोटी नदी थी, वो पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो नदी सूख जाएगी। इसी को ही हम बोलेंगे नदी घाट, क्या, शुष्क नदी घाटी, ठीक है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो छोटी नदी बह रही थी वो धीरे धीरे गोल रंध्रों के द्वारा उन रंध्रों से होते हुए नीचे चली गई सिंक तक, और वो होगी भूमिगत। और फिर जो ऊपरी जो उसकी घाटी थी वो होगी शुष्क। इसी को ही हमने बोला नदी की शुष्क घाटी, ठीक है। और जब मान लो ये कब इसमें पानी आएगा, या तो बाढ़ आएगी या फिर वर्षा आएगी, उस टाइम पे जो ये शुष्क घाटी है इसमें पानी आएगा। और जो सिंक है, जो मान लो बाढ़ आ गई तो जो सारा का सारा पानी है वो ग्राउंड वाटर यानी कि जो गोल रंध्र थे, जो रंध्र थे उनसे होता हुआ और नीचे नहीं जा पाएगा, यानी कि वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जो नीचे भूमि की सतह के ऊपर जा रहा था। तो क्या होगा, वो ग्राउंड के ऊपर ही, अंडरग्राउंड नहीं हो पाएगा, सॉरी। वो पानी जो था, मान लो बारिश आएगी या फिर बाढ़ आएगी तो क्या होगा, जो सारा का सारा पानी था ना वो अंडरग्राउंड नहीं हो पाएगा और ऊपरी सतह के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर रहेगा। तो क्या होगा, उससे छोटी छोटी झीलें भी पृथ्वी के ऊपर दिखाई देंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर वो पानी अब नीचे नहीं जा पा रहा तो उस जो नीचे वाली जो घाटी होगी उसको कहेंगे हम अंधी घाटी। तो ये दो मेन पॉइंट हैं, इनको हम देखते हैं। इस तरह के होते हैं जो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बनाते हैं। शुष्क घाटी कहाँ बनती है, नदी के ऊपर बनती है। जैसे नदी बह रही थी और वो अंडरग्राउंड होगी धीरे धीरे रंध्रों के माध्यम से, तो फिर उसकी जो घाटी है वो सूख जाएगी। तो ये कहाँ बनी, ये बनी पृथ्वी के ऊपर। और जो अंधी घाटी है वो बनती है नीचे, यानी कि जब घोल रंध्रों से जो पानी है वो और अधिक नीचे नहीं जा पाता और वाष्पीकरण के कारण मान लो वो जो घाटी है उसका पानी भी वाष्प बनता जा रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर है। और मान लो अब अगर अंदर पानी नहीं जा पा रहा तो उस घाटी को हम कहेंगे अंधी घाटी, जिसमें पानी नहीं जा पा रहा, नीचे अंडरग्राउंड नहीं हो पा रहा, ठीक है। आगे देखते हैं कास्ट घाटी। कास्ट घाटी में क्या होता है, जब अधिक वर्षा होती है ना तो उस समय पे जो नदी बहती है या फिर नालों में पानी होता है वो क्या होता है, चौरस तल के होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और खड़े आकार के कारण यू आकार की जो घाटी है वो बनाते हैं, यू आकार की घाटी बनाते हैं। और जो घोल घाटियाँ कहलाती है, यानी कि घोल घाटियाँ, यानी कि इनमें क्या होते हैं, रंध्र होते हैं छोटे छोटे। और इन घाटियों में पानी जो होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि ये रंध्र होते हैं ना, मान लो यहाँ पे पानी आ रहा है और इनको हम गोल रंध्र बोल रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी है ये भूमिगत होता जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कास्ट घाटी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है लेपिस या फिर चूना युक्त। इस लेपिस में क्या होगा फ्रेंड्स कि जो चूना युक्त जो चट्टान होती है उसके ऊपर जब CO2 से युक्त, यानी कि जिस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होगी तो वो होगी, तो क्या होगा, जो पानी है इसको अपने अंदर घोल लेगा। यानी कि कोई भी चूना युक्त जो चट्टान होगी उसके संपर्क में यदि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल आ जाए तो वो जो जल है वो इस चूने युक्त चट्टान को अपने अंदर घोल लेगा। क्या कर लेगा, घोल लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे मान लो जो जल है वो नीचे की तरफ जाएगा घोल रंध्रों से होता हुआ, तो उस टाइम पे क्या होता जाएगा कि छोटे छोटे छेद होंगे, यानी कि ऊपर से जो पानी आ रहा है वो धीरे धीरे घोल रंध्र बनाएगा या फिर और थोड़े बड़े बनाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि गुफाएं बनती जाएंगी। और फिर मान लो इन के ये भाग कटते जाएंगे तो क्या ये इस तरह की आकृति ले लेगा कि कहीं पे कटक दिखाई देंगे, कहीं पे सीधी दीवारें खड़ी हुई दिखाई देंगे। तो इन आकृतियों में जो ये इस तरह से ये नुकीले जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं लेपिस, ठीक है फ्रेंड्स। जब ये विस्तृत एरिया में फैल जाते हैं ना तो ये चूना युक्त समतल चबूतरा कहलाता है, यानी कि ये विस्तृत एरिया में फैल जाएंगे और धीरे धीरे इनका अपर्दन होता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, चूना युक्त समतल चबूतरा कहलाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनाई गई जो स्थलाकृतियाँ हैं वो।
एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। भूमिगत जल का बहाव तेज नहीं होता, इसलिए क्या होगा कि निक्षेपण क्रिया वाष्पीकरण द्वारा होती है। यानी कि क्या होगा, जो पानी धीरे धीरे रिस रिस के पृथ्वी के अंदर जा रहा है ना, जो ऊपर का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो अंडरग्राउंड हो रहा है घोल रंध्रों के माध्यम से, मान लो। फिर क्या होगा कि जो वो अपने साथ जैसे चूना वगैरह, डोलोमाइट वगैरह लेके आ रहा है घोल के, तो नीचे जो पृथ्वी के अंदर नीचे वाले भाग में क्या होगा, वो वाष्पीकरण होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा। तो जो भी पदार्थ उसके साथ घुल के आया था वो वहाँ पे जमने लग जाएगा, उसका निक्षेपण होने लग जाएगा, और फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की क्या बनेंगी, स्थलाकृतियाँ बनेंगी। और ज़्यादातर निक्षेपण होता है जो वो कंदराओं में होता है, यानी कि जो गुफाएं होती है ना अंडरग्राउंड, उनमें होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। चूना पत्थर जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हाँ, ये हमें पता ही है कि जो चूना पत्थर होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और CO2 युक्त के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। जैसे जो चूना पत्थर होता है वो CO2 गैस के साथ मिलके क्या करेगा, मान लो जो पानी में, जो वाटर में जो ये घुली हुई थी गैस, उसके साथ क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, और जो CO2 गैस तो है वो तो निकल जाएगी, और जो चूना है ना उसकी विभिन्न शेप्स बनती चली जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट है, हमने सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा, निक्षेपण में हमने यही पढ़ा है कि जैसे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी गति होती है ना, वो धीमी धीमी होती है, धीरे धीरे आता है, और वो धीमी गति होती है। और लेकिन वो जो हमारी भूमिगत जो सतह के नीचे चला जाता है ना, तो वहाँ पे वो वाष्पीकृत होता है पानी, और फिर जो उसके अंदर जो घुल के आया था ना चूना वगैरह, उनसे जो निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ बनती हैं, वो बनती है गुफाओं में। उनमें फर्स्ट है, इसको कहेंगे हम स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट, इनके नाम है ना ये लगभग एक जैसे से हैं, स्टेलेक्टाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, फर्स्ट वाला। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे देखो जो हमारी ऊपर से जो नदी वगैरह थी वो धीरे धीरे घोल रंध्र के द्वारा मान लो पृथ्वी के नीचे गई, वो बह के और नीचे गई रिस रिस के पानी, तो क्या होगा, वो साथ में जो चूना वगैरह था वो अपने साथ लेके गई थी। तो पृथ्वी के अंदर जो है वो वाष्पीकरण हो रहा होता है धीरे धीरे पानी का, धीरे धीरे पानी का वाष्पीकरण होता रहेगा। तो मान लो ये जो है ये कंदरा है, यानी कि गुफा है ये, और ऊपर से पानी जा रहा है। ठीक है, और पानी तो मान लो ऊपर ही यहाँ तक पानी जो था वो यहाँ तक आते आते और वाष्पीकरण होके पानी उड़ गया, और साथ साथ जो उसमें घुली हुई जो CO2 गैस थी वो भी उड़ गई। लेकिन क्या होगा, जो हम ये लेके आए थी ना अपने साथ बहा के, ये जो ये ग्राउंड वाटर था ये बहा के लेके आई थी, वो जो पदार्थ होगा ना वो कहाँ उड़ेगा, वो तो सॉलिड था, वो उड़ नहीं पाएगा जैसे वाष्पीकरण होके। तो वो क्या होगा, इस तरह से जो एक कंदरा की जो ये छत होगी ना, इससे ऐसे लटकता हुआ दिखाई देगा। पानी भी उड़ गया वाष्प बन के, CO2 गैस थी वो तो वैसे ही उड़ गई गैस थी, और जो ऊपर से जो भी ये मटेरियल अपने साथ लेके आया था ना, जो पानी अपने साथ बहा के, वो इस तरह से लटकता हुआ दिखाई देगा। तो ये दीवार सी बनती जाएगी उस चूने की। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट कहते हैं, जो कि ये ऊपर से तो मोटा होगा और नीचे जाते जैसे ऐसे टपक रहा है ना धीरे धीरे, तो नीचे से पतला होता जाएगा। इस शेप को, इसको हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट। और ये बनता कैसे है कि ये भूमिगत जो जल हुआ वो कंदरा थी नीचे, तो वो जल और जो CO2 गैस थी वो तो उड़ गई वाष्पीकृत होके, और जो पदार्थ थे ना जैसे ये चूना वगैरह था ये बच गया। तो ये धीरे धीरे लटकता सा दिखाई दे रहा है इसमें कंदरा की छत पे, इसी को स्टेलेक्टाइट कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट क्या होता है ये देखिए, ये इसी डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए कि ऊपर जो ये स्टेलेक्टाइट था ये नीचे की ओर धीरे धीरे मान लो ये इस तरह से आ रहा है, तो धीरे धीरे ये यहाँ पे पतला हो गया, तो कहीं ना कहीं जाके ये नीचे भी तो गिरेगा ना, ये नीचे गिरेगा तो ये इस तरह से आकृतियाँ बना लेगा। ये तो ऊपर से लटक रहा था और अब ये नीचे किसी ठोस सतह के ऊपर इस तरह की आकृति बना लेगा, तो इसको हम कहेंगे स्टेलेक्टाइट। क्या कहेंगे, स्टेलेक्टाइट कहेंगे। क्यों, कैसे बनाइए, जब जो वाष्पीकरण वगैरह हो रहा था तो जो ये कुछ चूने की जो बूंदें थी ना वो धीरे धीरे नीचे
ज़मीन पे गिर रही थी, तो नीचे गिर रही थी तो ये स्तंभ की तरह बने हुए ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे धीरे धीरे, टपक टपक के, जैसे मोमबत्ती का जो मोम टपकता है ना, इसी तरह से ये टपक टपक के, और ये नीचे से तो मोटे हो जाएंगे, ऊपर से पतले, इस तरह दिखाई देंगे। नेक्स्ट है कंदरा या स्तंभ। कंदरा या स्तंभ क्या होता है, जब जो स्टेलेक्टाइट यानी कि जो ये ऊपर से ये वाले जो छत से लटक रहे थे ये, और जो स्टेलेक्टाइट जो ये नीचे आके इस तरह से गिरे थे, ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, ये देखिए, एक मिनट रुकिए, कि जो ये देखिए ये और नीचे जो टपका था ये, जब ये धीरे धीरे आपस में मिल जाएं तो क्या होगा, ये एक स्तंभ सा ये स्तंभ की आकृति सी ले लेंगे, ठीक है। और ये क्या थी, ये कंदरा थी यानी कि गुफा थी। तो जो ये गुफा में जो ये स्तंभ से ये पिलर की तरह जो दिखाई देंगे ना, इसी को ही कहेंगे कंदरा स्तंभ। क्या कहेंगे, कंदरा स्तंभ। एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट क्या था, स्टेलेक्टाइट था, कि जो चूने प्रदेशों से जो भूमिगत जो भी जो जल था जो भूमिगत हुआ, और जो पानी और जो CO2 गैस थी वो उड़ गई, और ऊपर से जो चूना बचा था वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे उस जो गुफा की जो छत है उससे नीचे की ओर ऐसे लटकता हुआ दिखाई दिया, जो ऊपर से मोटा नीचे से पतला, इसी को ही कहा हमने स्टेलेक्टाइट। और जो जब इसी का ही जो भाग था कुछ टपक टपक के, जो वहाँ पे जो मेन जो नीचे मान लो कोई कठोर सतह थी उसके ऊपर गिर के, और इस तरह से बन गया कि नीचे से तो मोटा ऊपर से ये पतला नोक सा, और इनको हम बोलेंगे स्टेलेक्टाइट। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, जब जो ये स्टेलेक्टाइट और ये स्टेलेक्टाइट दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो वो एक स्तंभ की तरह दिखाई देने लगता है, उस स्तंभ को ही कहते हैं कंदरा स्तंभ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा है फ्रेंड्स। अब एक बार ये वाला डायग्राम और देख लीजिए आप, ये है विलयरंध्र। विलयरंध्र यानी कि जब जो जल है उसमें जो भूमि के ऊपर जो जल है ना, उसके अंदर जो भी चूना पत्थर डोलोमाइट वगैरह थे वो घुल जाते हैं, और धीरे धीरे जो पृथ्वी के ऊपर जो कोमल चट्टानें होती हैं उनमें से रिस रिस के अंदर जाते हैं। उसके बाद होता है घोलरंध्र, और फिर हमने इसके बाद हमने पढ़ा घोलरंध्र के बाद हमने पढ़ा था युवाला वगैरह, ठीक है। और उसके बाद हमने जो निक्षेपण से जो बनी स्थलाकृतियाँ थी वो पढ़ी हमने, उसमें हमने पढ़ी थी ये 3 स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, और हमने तीसरी पढ़ी थी ये कंदरा स्तंभ वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा था आज। और ये था ग्राउंड वाटर था, जो हमारा भूमिगत जल था उसके द्वारा बनाई गई जो भी स्थलाकृतियाँ थी वो हमने सारे की सारी पढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम जो हमारी और स्थलाकृतियाँ हैं या तो पवन से रिलेटेड या फिर और कौन सी बची है मैं देखती हूँ फ्रेंड्स, उनमें से मैं एक करवा दूँगी कल। और हम ये जियोमॉर्फोलॉजी है ये 1 वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।